नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत त्रिपाठी। और आज लेकर आया हुआ हूं आपके सामने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के विषय में जो हम पढ़ा रहे थे। इससे पहले हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पुर्तगालियों के विषय में आपको बताया हुआ था। आज हम आपको डच के बारे में बताएंगे। पहले जो भारत में आने वाले थे वो पुर्तगाली थे और आज जो इसके बाद दूसरे आए हुए थे पुर्तगालियों के बाद वह डच हैं। तो डच के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। इसके पहले पुर्तगालियों ने कैसे भारत में आए, क्या क्या व्यापार किया, कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पर राज किया, तो उन सब की विस्तृत जानकारी हमने इसके पहले वीडियो में दे दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो जरूर देखें, लिंक हमने दे रखी है। और चलते हैं आज हम डच के बारे में पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, डच जो थे या डच थे कौन पहले, ठीक है। जो डच थे वह नीदरलैंड या हॉलैंड के मूल निवासी थे, ठीक है। अब बात आती है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड है कहाँ पर, तो हमने आपको बताया हुआ था। देखिए, ये भारत यहाँ पे मान लीजिए, भारत के अलावा यहाँ पर अफ्रीका की बात की थी हमने। अफ्रीका के ऊपर हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ था कि ये पुर्तगाल थे और ये स्पेन के वासी थे, ठीक है। पुर्तगाल और स्पेन के बारे में हमने बताया था अफ्रीका के ऊपर। यहीं पर आप यहाँ से जब देखेंगे नक्शे में, आप देखिएगा यहाँ पर आपको बेल्जियम, इसके ऊपर फ्रांस, फिर बेल्जियम, और बेल्जियम के इस समुद्री किनारे पर, ये समुद्री जो किनारा बना हुआ है यहाँ पर नीदरलैंड है, ठीक है। तो नीदरलैंड यहाँ पर किनारे पड़ता है। ये पुर्तगाल और स्पेन के ही ऊपर आप चले जाएंगे तो नीदरलैंड भी पड़ेगा। तो यही यूरोपीय लोग, ये जो भारत आए, ये भी भारत आए किसके बाद, जब पुर्तगाली यहाँ पर आए। पुर्तगालियों ने क्या किया, व्यापार किया, तो डच भी आए। तो डच कौन थे, ये नीदरलैंड हॉलैंड के मूल निवासी थे, ठीक है। अब ये जब आए तो कहाँ पर आए, पहले कौन थे डच यात्री, तो पहले डच यात्री जो थे ये थे कॉर्नेलियन हाउटमैन। नाम था इनका कॉर्नेलियन हाउटमैन। यह 1596 ईस्वी में, 1596 ईस्वी में कहाँ पर पहुँचे थे, सुमात्रा। अब सुमात्रा कहाँ पर है, तो भारत के नीचे इधर साइड, जैसे ये बंगाल की खाड़ी इधर पड़ता है, अंडमान निकोबार यहाँ पड़ता है, इसके और आगे आप जाएंगे तो यहाँ पर ये एक देश है सुमात्रा। इसी के ऊपर है इंडोनेशिया, जावा यहीं पर पड़ते हैं, ठीक है। जावा सुमात्रा आपने नाम सुना होगा, तो यहाँ पर ये सुमात्रा है, ठीक है। सुमात्रा पर जब ये पहुँचे तो पहली बार क्या हुआ कि जो यहाँ पर पुर्तगाली थे, इधर भी हर जगह पुर्तगाली लगभग फैल चुके थे, तो इनका थोड़ा थोड़ा कब्जा हो चुका था। तो पहले ये डच यात्री थे जो कॉर्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में कहाँ पहुँचे, सुमात्रा पर पहुँचे और वहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से वहाँ पे पहुँच गए। ये पूरा उस समय भारत का एरिया लगभग ऐसे फैला हुआ था। अब था क्या कि जब ये सुमात्रा पहुँचे तो किस उद्देश्य से पहुँचे, तो हॉलैंड की सरकार ने क्या किया था, 21 वर्षों के लिए इन कंपनियों को एक अधिकार दे दिया था कि आप पूर्वी क्षेत्र में, भारत पर और भारत के जितने भी पूर्वी क्षेत्र थे उधर के, इन सब पर जाकर व्यापार कर सकते हैं, वहाँ पर आक्रमण भी कर सकते हैं और वहाँ पर अधिकार भी कर सकते हैं या कब्जा भी कर सकते हैं। तो इन सब के लिए उन्होंने 21 वर्षों के लिए हॉलैंड सरकार ने इनको अधिकार दे रखे थे। उसी अधिकार के तहत ये लोग आए और यहाँ पर व्यापार करना स्टार्ट किया। इन्होंने सुमात्रा पर किया, फिर जावा पर भी कब्जा किया। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाते गए। अब हुआ क्या कि जो छोटी छोटी कंपनियां बहुत सारी आईं, कई कंपनियां आई डच की, तो उन सब को मिला करके क्या किया गया, 1602 में यानी कि 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यानी कि इस नाम से यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से कंपनी की स्थापना कर दी गई। ये छोटी छोटी कंपनियों को सबको मिलाकर एक बड़ी कंपनी के तौर पर इसको स्थापित कर दिया गया। अब इसका जो मूल नाम था वो क्या नाम था, VOC इनका नाम था, क्या था मूल नाम, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, जिसका नाम रखा गया था। अब ये VOC का नाम थोड़ा सा कठिन है, मैं लिख कर लाया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है वेरिंगडे ओस्ट इंडस्ट कंपेन, ये नाम था इसका। ये थोड़ा सा कठिन नाम है, लेकिन ये वैसे VOC साइड में इसको कहा जाता था, ठीक है। अब ये कंपनी बनाई गई यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, और इसमें क्या किया गया, 17 व्यक्तियों का, कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर, 17 व्यक्ति, यानी इसकी देखरेख के लिए, इसके कार्यभार को संभालने के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड बनाया गया था जो इसको चलाते थे, ठीक है। अब ये इतना यहाँ पे बन गई कंपनी। अब 1605 ईस्वी में क्या हुआ कि 1605 ईस्वी में डच कंपनी ने मसूलीपत्तनम
ये कहाँ पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, भारत के इस पूर्वी छोर में। यानी कि देखिए पुर्तगाली जब हमने आपको बताए थे तो ज़्यादातर वो कालीकट, कोचीन और कन्नूर इधर साइड थे। इन्होंने क्या किया, मछली यहाँ पर, ठीक है, मसूलीपत्तनम में आंध्र प्रदेश की साइड, इधर साइड मसूलीपत्तनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, पहली डच फैक्ट्री की स्थापना इन्होंने कहाँ पर की? मसूलीपत्तनम में। और ये यूपीपीएससी में, इसके अलावा एसएससी वगैरह में, ये बड़े एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसके लिए अच्छे से इसको प्रिपेयर करें, इसका नाम भी याद कर लें कि पहली डच फैक्ट्री कहाँ पर थे? मसूलीपत्तनम में। इसके बाद पुर्तगालियों के अम्बायना पर कब्जा कर लिया। फिर क्या हुआ कि डच जो थे इन्होंने पुर्तगालियों के एरिया में भी, अब यहाँ पर है तो पुर्तगाली भी राज कर रहे थे उस समय, तो पुर्तगालियों के अम्बायना पर क्या किया? कब्जा कर लिया। इसके अलावा मसाला द्वीपपुंज में उन्हें पराजित किया। अब मसाला द्वीपपुंज सोच रहे होंगे ये क्या है? मसाला द्वीपपुंज, ठीक है, तो ये था इंडोनेशिया। क्या था? इंडोनेशिया आप जानते हैं देश, ठीक है, ये सुमात्रा के ऊपर, यहाँ पर ये इंडोनेशिया है। भारत के इसी कॉर्नर पर ये लास्ट में नीचे सुमात्रा, और सुमात्रा के ऊपर इंडोनेशिया पड़ता है। ठीक है, तो यहीं पर इंडोनेशिया में क्या किया इन्होंने? मसाला द्वीपपुंज उसे कहते थे उस समय, क्योंकि मसाले की इफेक्ट वहाँ पर भी बहुत होता था, तो मसाला द्वीपपुंज कहा जाता था। और इंडोनेशिया में क्या किया उन्होंने? पराजित किया पुर्तगालियों को। किसने पराजित किया? डच ने। ठीक है, डचों ने पुर्तगालियों को अम्बायना पर कब्जा किया उनके, और इंडोनेशिया पर भी जो वहाँ पर फैले हुए थे वहाँ पर भी उनको पराजित किया। ठीक है, और अपना आधिपत्य वहाँ पर स्थापित किया, और ऐसे करके वो बढ़ते चले गए। इसके बाद 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा, एक चंद्रगिरी के राजा थे, जिनके साथ इन्होंने क्या किया? समझौता किया। ठीक है, किस चीज़ का समझौता किया? क्योंकि ये पुलिकट वहाँ जगह थी, पुलिकट पड़ता था यहाँ पर, ये आपको पुलिकट पड़ेगा नीचे केरल साइड, मद्रास के आसपास, मद्रास के बगल में पुलिकट पड़ेगा। ठीक है, तो पुलिकट में इन्होंने क्या किया? फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है, पुलिकट की स्थापना की, और चंद्रगिरी के राजा के साथ इन्होंने समझौता कर लिया था। वहाँ पे समझौते के तहत इनको बनाने का आदेश दे दिया राजा ने कि आप फैक्ट्री स्थापित करिए। डच ने पुलिकट में एक स्थापित कर लिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1610 में कहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की? तो पुलिकट पर। इसके पहले कहाँ पर की? 1605 ईस्वी में मसूलीपत्तनम में। ठीक है, अगले पर है, अब इसी फैक्ट्री पर, ये जो फैक्ट्री थी यहाँ पर डचों ने क्या किया कि सोना का एक स्वर्ण का सिक्का बनाना जारी किया। ठीक है, और उस स्वर्ण के सिक्के को इन्होंने नाम क्या दिया था? पगोड़ा। ठीक है, क्या नाम दिया था? पगोड़ा। पगोड़ा था एक स्वर्ण का सिक्का जिसको इन्होंने पुलिकट की फैक्ट्री में ही ढाला था। यहीं की फैक्ट्री में इन्होंने बनाना चालू किया, किसको? स्वर्ण सिक्के को। ठीक है, पगोड़ा नाम के। इसके बाद आपको जो मैंने बताया था कि ये सुमात्रा यहाँ पर है, यहीं पर जकार्ता भी है। ठीक है, अब जकार्ता का हिस्सा, जकार्ता इंडोनेशिया और सुमात्रा ये सब पास पास हैं, वहीं पर जकार्ता था। जकार्ता पर भी इन्होंने क्या किया? इसको जीत लिया। ठीक है, डचों ने क्या किया? जकार्ता पर भी कब्जा कर लिया, डच वहाँ पर जीत लिया 1619 ईस्वी। और फिर क्या किया? 1619 ईस्वी में जो जकार्ता जगह थी वहाँ पर बहुत सारे खंडहर पड़े हुए थे, तो जो खंडहर पड़े हुए थे उन खंडहरों पर क्या किया इन्होंने? एक नगर बसा दिया पूरा। नगर क्या नाम था? नगर का नाम दिया इन्होंने वैटेविया। ठीक है, क्या नाम दिया? वैटेविया। क्वेश्चन बनता है वैटेविया नगर की स्थापना किसने की? तो वैटेविया नगर की स्थापना डचों ने की थी। और कहाँ पर की थी? तो यह जकार्ता के खंडहरों में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि जकार्ता के खंडहरों पर कौन से नगर की स्थापना की गई थी? तो यह वैटेविया नगर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? डचों के द्वारा। तो ये था, देखिए, डचों के द्वारा अभी। और इसके बाद और भी फैक्ट्रियाँ जो स्थापित की, इसको हम आगे बता रहे हैं। डचों ने देखिए फैक्ट्रियों की स्थापना की थी, अभी हमने नगर बसाया वहाँ पर। इसके बाद फैक्ट्रियों की स्थापना इन्होंने कई की थी। कहाँ पर इन्होंने फैक्ट्रियों की स्थापना की, इसके बारे में देखिए एक शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। ये 1616 ईस्वी में इन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना की, जो कि 1616 ईस्वी में की। 1627 ईस्वी में पीपली कहाँ पर है? बंगाल में है। तो यहाँ से जब डच बंगाल तरफ गए तो बंगाल में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर अपने आप को स्थापित किया, और क्योंकि ये कपड़े का व्यापार ज़्यादा करने लगे थे। ठीक है, तो पीपली बंगाल में इन्होंने प्रथम डच फैक्ट्री कहा गया, पीपली पर बनाया हुआ 1627 ईस्वी में। क्वेश्चन कई बार बनता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया कि बंगाल में इन्होंने प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? तो पीपली में की। और कब की? 1627 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1641 ईस्वी में इन्होंने बिमलीपत्तनम में एक फैक्ट्री की स्थापना की। इसके अलावा 1658 ईस्वी में इन्होंने कासिम बाजार में, बालासोर में,
पटना में और नागपट्टनम में, इतनी जगहों पर इन्होंने और भी फैक्ट्रियों की स्थापना की है। तो इनको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। नागपट्टनम में, कासिम बाजार में, कासिम बाजार में आपको अभी याद हो जाएगा, ये बिहार वहाँ पर है, बंगाल में, ठीक है। बालासोर, पटना, इन सब जगहों पर इन्होंने क्या किया, अपनी फैक्ट्रियों की स्थापना की। अब स्थापना तो कर ली, काम भी करना था। उस समय था क्या, उत्तर भारत में जो राज कर रहे थे उस समय किसका राज था, औरंगजेब का, ठीक है। जो मुगल बादशाह थे वो इस समय औरंगजेब थे। औरंगजेब ने क्या किया कि 1664 ईस्वी में इन्होंने 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर, ठीक है, कितना लिया, 3.5%, ठीक है। इन्होंने कहा कि वार्षिक चुंगी आप देंगे 3.5% की, और वार्षिक चुंगी पर बंगाल पर, बिहार पर और उड़ीसा, ये जो पूरा क्षेत्र था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, जहाँ पर डच फैलते जा रहे थे धीरे धीरे व्यापार के लिए, तो इनको कहा कि आप व्यापार करिए लेकिन 3.5% आपको वार्षिक चुंगी हमको देना पड़ेगा। और इस पर डच मान गए, और डच मान करके 1664 ईस्वी में इन्होंने 3.5% की वार्षिक चुंगी पर व्यापार करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब 1690 की बात आई। 1690 में क्या हुआ कि पुलिकट के स्थान पर इन्होंने क्या किया, पुलिकट में पहले इनका चल रहा था, मुख्यालय जो बना हुआ था पुलिकट में था। अब पुलिकट के स्थान पर इन्होंने क्या किया, नागपट्टनम को डच गवर्नर का कार्यालय, मुख्यालय बना दिया, ठीक है। यानी नागपट्टनम में शिफ्ट हो गए, नागपट्टनम की तरफ अपना शुरू कर दिया, इन्होंने मुख्यालय को स्थापित किया। डच फैक्ट्रियों के जो प्रमुख होते थे, जैसे कई जगह फैक्ट्री इन्होंने बनाई, हर फैक्ट्री में क्या थे, प्रमुख थे। तो जो प्रमुख होते थे उनको एक नाम दिया गया था फैक्टर। क्या कहा जाता था, फैक्टर कहा जाता था उनको, क्यों, और ये क्या थे, व्यापारियों के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया था। मतलब कहा गया था कि जो फैक्टर हैं ये व्यापारी हैं, एक तरह से व्यापारी है, तो हेड थे वो व्यापार का ही काम करते थे, तो उनको एज व्यापारियों की तरह इनको दिखाया गया था और इनको फैक्टर कहा जाता था, ठीक है। तो ये शब्द है फैक्टर, इनको फैक्टर कहा जाता था, ठीक है। ये यहाँ पर नागपट्टनम में शिफ्ट हुआ, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार हुआ। इसके बाद यहाँ पे क्या देखिए, भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। अब क्या बात आती है, आपको पता है कि पुर्तगाली, जब जितने भी पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगालियों ने क्या किया था, यहाँ से मसाले का व्यापार किया था। मसाले का व्यापार, काली मिर्च का व्यापार आपको बताया था, वास्को डी गामा लेकर गया था अपने यहाँ और बेचा। जब बेचा तो उसे 60 गुना फ़ायदा हुआ था। जब 60 गुना फ़ायदा हुआ तो उसने क्या किया कि और भी वहाँ से सब लोग आए, पुर्तगाली आए, कई व्यापार करने आए, उनको मसालों की खेती में ज़्यादा फ़ायदा था, तो वो क्या करते थे, मसालों की खेती ज़्यादातर यहाँ पर करते थे। और उन्होंने कहाँ किया, ये कर्नाटक साइड और इधर पूर्व साइड में कोचीन, कन्नूर, ठीक है, इन सब जगहों में किया। इसके बाद जब डच आए तो डचों ने क्या किया कि मसालों की बजाय इन्होंने कपड़ों के निर्यात पर ज़्यादा बल दिया। कपड़ों के निर्यात यानी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ों का बनाया जाए और कपड़े बाहर बेचने के लिए भेज दिए जाएँ, यानी अपने देशों तरफ इन्होंने बेचने के लिए भेज दिया। तो अब भेजा तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा इनको, तो इसीलिए कहा गया कि इसका डचों को किस चीज़ का श्रेय दिया जाता है, तो डचों को भारतीय कपड़ों के निर्यात के लिए अधिक इनको श्रेय दिया जाता है कि भारतीय कपड़ों के निर्यात के लिए अब निर्यात करने के लिए फैक्ट्री भी बनानी पड़ेगी। तो जब फैक्ट्री बनानी पड़ेगी तो इन्होंने क्या किया था, कासिम बाजार में, कासिम बाजार कहाँ पर है, बंगाल में, और बंगाल में आपको पता होगा जूट की खेती होती है, तमाम अच्छी खेतियाँ उधर होती है, कपड़ों के लिए अच्छा है। तो ये क्या होता है कि कासिम बाजार में इन्होंने क्या किया, रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया, ठीक है, रेशम बनाने का काम किया वहाँ पर, किस चीज़ का, रेशम बनाने का उद्योग। और जब रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया तो इन्होंने लगभग 3000 मजदूरों को रखा वेतन पर, ठीक है। ये पहली बार वहाँ पर भी काम किया और वेतन पर रखा गया, तो इन्होंने वेतन पर 3000 मजदूरों को काम पर रखा और काम वहाँ से करवाया, ठीक है। इसके बाद भारतीय वस्त्रों को इन्होंने बाहर निर्यात भी किया, अच्छे दाम पर बेचा भी इनको। इसके बाद क्या हुआ, 1759 ईस्वी, इस डचों का चलता रहा ऐसे ही व्यापार, इनका व्यापार भारत में चलता रहा अच्छे से। अंग्रेज आ गए, जब अंग्रेज आ गए तो 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेदरा एक जगह थी, बेदरा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन में आ जाए बेदरा का युद्ध कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। बेदरा बंगाल का युद्ध कहा जाता है जिसे, और ये किसके किसके बीच हुआ था, अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। क्वेश्चन में बनता है कि किसके किसके बीच हुआ बेदरा का युद्ध, और कब, तो 1759 यानी कि 1759, इसमें डचों के साथ युद्ध हुआ, जिसमें डच क्या हुए, पराजित हो गए, अंग्रेजों ने इन्हें हरा दिया। और इस समय को माना जाता है कि डच यहीं से पूरी तरह से अपने जो व्यापार कर रहे थे ये डूबते चले गए, और यहाँ से अंग्रेजों का राज ज़्यादा बढ़ता चला गया आगे की ओर, और यहाँ से अंग्रेजों ने अपना हावी होना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि इसके बाद डचों के बाद जो आए थे वो तीसरे थे अंग्रेज, ठीक है।
डच की जो व्यापार यहाँ से खत्म हो गया, और डच जो थे व्यापारिक व्यवस्था इनकी जो थी ये कैसे करते थे, जैसे हमने आपको बताया था पुर्तगाली थे, वो क्या करते थे पुर्तगाली, वो कौन सी सागर के स्वामी उनको कहते थे, और वो कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था पे पालन करते थे, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, ये कार्टेल पद्धति को मानते थे। किसको? कार्टेल पद्धति, जो क्या कहते हैं जिसको आज के जमाने में सहकारिता की बात करते हैं, तो सहकारिता व्यवस्था को मानते थे, और डच जो इनकी व्यापारिक व्यवस्था थी वो सहकारिता की व्यवस्था थी, ठीक है। तो इस तरह से ये डचों का पूरा सेक्शन था। जो डच आए, डच ने कैसे कैसे अपना व्यापार फैलाया और कैसे कैसे उन्होंने किस चीज़ में, तो पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि मसालों के से ज़्यादा कौन थे? पुर्तगाली करते थे मसालों के लिए। कपड़ों के लिए किसने किया? डचों ने किया, ठीक है। इसके बाद जो तीसरे आते हैं वो थे अंग्रेज, ठीक है। तो तीसरा हम अंग्रेज पढ़ेंगे इसके बाद। इसके अलावा एक और बनता है इसमें कि डच जो थे इनको कहा जाता है कि जितने भी इनके मतलब व्यापारी फैक्ट्रियां थी, तो फैक्ट्रियों में जितने लोग पैसा लगाते थे, मान लीजिए इनके क्या हो गए, साझेदार हो गए, ठीक है। तो जो साझेदार थे इनको कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा इन्होंने रिवेन्यू दिया, मतलब उनको क्या दिया, प्रॉफिट जितना ज़्यादा से ज़्यादा लौटाया अपने साझेदारों को, वो डच थे। जो सबसे ज़्यादा थे वो 18%, ठीक है। लगभग पूरे उसमें इन्होंने 18% का प्रॉफिट अपने साझेदारों को दिया था। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो अभी तक का रिकॉर्ड माना जाता है व्यापारिक इतिहास में कि 18% का इन्होंने औसत रूप से लाभांश दिया था, ठीक है। तो यहाँ तक ही औसत रूप से लाभांश था, यहाँ पे ख़त्म होता है। हम अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे अंग्रेज़ों के विषय में कि अंग्रेज़ों ने कैसे आए और कैसे कैसे उन्होंने व्यापार किया, क्या क्या उनके साथ भारत में घटनाएं हुई, ठीक है। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।